नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंदर बाहर हर जगह। सीमा को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। हर जगह की लड़ाई सीमा की ही लड़ाई होती है। सीमाएं टूटती हैं तो धैर्य टूटता है, धैर्य टूटता है तो बंदूक से गोलियां निकला करती हैं, हाथ से तलवारें टूटा करती हैं। बहुत सारे बात फिर आगे शुरू हो जाती है। चाहे घर में दो भाइयों के बीच की सीमा रेखा हो, चाहे पड़ोसी की सीमा रेखा हो, चाहे जिसकी सीमा रेखा हो, सीमाएं सीमाएं होती हैं। हमारी भी सीमाएं हैं, आपकी भी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। जल की भी अपनी सीमा होती है, थल की भी अपनी सीमा होती है, आग की भी अपनी सीमा होती है। जब हम लोग अपनी सीमाओं से निकल के बाहर आ जाते हैं तो द्वंद्व और युद्ध दोनों दिखाई देता है। खैर, वो बात का विषय है, लेकिन यहाँ तक हम आज जानेंगे भारत की जो सीमाएं हैं वो किस तरीके की हैं, उसका स्वभाव कैसे है, कहाँ पर लड्डू मिलते हैं तो कहाँ पर गोलियाँ मिलती हैं, कहाँ मीठी मीठी बातें होती हैं तो कहाँ ठाँ ठाँ वाली बातें होती हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथियों, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत की जो सीमा रेखा थी कहाँ तक फैली हुई थी। उसके बाद एक ऐसा युग आता है जो सम्राट अशोक का युग कहलाता है। उस समय भारत नहीं था, भारतवर्ष था, विशाल देश था। उसकी सीमाओं में 15 देश शामिल थे। आज वो सब भारत से अलग हो चुके हैं, इसीलिए भारतवर्ष नहीं है, अब केवल भारत है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में पहली बार जब बंटवारा हुआ तो डूरंड महोदय ने 1896 ईस्वी में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। क्योंकि 1896 में भारत अंग्रेज़ों के हाथ में था और उस समय ये पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था। परंतु आज अब पूछा जाए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो ये डूरंड रेखा कहलाती है। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है 1914 में, जाहिर सी बात है उस समय भी भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। तो उस समय भी अंग्रेज मैकमोहन महोदय ने सीमा रेखा का निर्धारण किया। वो भारत का विदेश सचिव था, उसने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया। ये केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा है। उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो उस समय भारत के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण होता है। ये कृत्रिम सीमा रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में सीमा रेखा का निर्धारण लंदन में बैठे बैठे करता है। भारत नहीं आता है, भारत देखा भी नहीं था जब उसने बंटवारा किया था, ये भी जान लीजिए। तो उस समय ये सीमा रेखा बनाया, यहाँ पर पाकिस्तान था और यहाँ जो आज बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो जाहिर सी बात है इसकी भी जो सीमा रेखा बनी ये भी रेड क्लिफ रेखा कहलाई। तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और मैकमोहन रेखा ये है, डूरंड रेखा ये है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथियों, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी विशेषता जो है अक्सर परीक्षाओं में जो पूछा जाता है इस संदर्भ में, भू सीमा में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य स्थित हैं। ये जो भू सीमा है यहाँ से गुजरात से लेकर के ये सीधा धरातल से अवरुद्ध सीमा रेखा है, यहाँ तक आकर के बांग्लादेश कलकत्ता के पास भू सीमा है। इसमें 18 राज्य आते हैं, 2 केंद्र शासित राज्य आते हैं, और वो 2 केंद्र शासित राज्य अस्थायी रूप से नए बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित राज्य हैं। जल सीमा के अंतर्गत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्य आते हैं। यहाँ से गुजरात से इस तरफ से लेकर कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक कलकत्ता, ये जल सीमा के अंतर्गत 9 स्वशासित राज्य और 4 केंद्र शासित राज्य आते हैं। 2 तो ये आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली जो अब एक हो गया है, एक पांडिचेरी जो 4 भागों में स्थित है, माहे, करैकल, यनम, पांडिचेरी ये, और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 राज्य केंद्र शासित राज्य हैं जो जल सीमा के अंतर्गत स्थित हैं। सीमावर्ती देशों के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत की जलीय सीमा और थलीय सीमा 2
सीमाएं बन रही हैं। जलीय सीमा के अंतर्गत 7 देश आते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये जलीय सीमा के अंतर्गत आने वाले देश हैं। थलीय सीमा के अंतर्गत आने वाले देश हैं, ये आपका पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है, शुद्ध रूप से अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। लेकिन देखा जाए तो 3 ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों सीमा लिए हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान यहाँ पर थल लिए है तो यहाँ पर जल लिए है, बांग्लादेश ये थल लिए है तो यहाँ पर जल लिए है, और अगला है म्यांमार, यहाँ पे थल है तो यहाँ जल है। ये 3 ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों सीमा रेखा लिए हुए हैं। जलीय सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत हम देखेंगे कौन से राज्य बड़े हैं सीमा लिए और कौन से राज्य छोटे हैं। गुजरात की सीमा रेखा की लंबाई, तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है, तमिलनाडु की 980 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश की 970 है। 10 किलोमीटर का अंतर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, नहीं तो बराबर होते हैं। महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर है, केरल का 550 किलोमीटर है, उड़ीसा का 484 किलोमीटर, कर्नाटक का 300 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 210 किलोमीटर और गोवा का 101 किलोमीटर है। ये राज्यों के सीमा की लंबाई है, जलीय सीमा की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर समुद्री सीमा लिए हुए हैं, तो लक्षद्वीप 421 किलोमीटर समुद्री सीमा लिए हुए हैं। अब केबीसी में एक बार अभी सवाल पूछा गया था, किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? 5 लाख का सवाल था, जिसमें से अंडमान निकोबार, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नाम दे दिया था। तो वो महिला कन्फ्यूजन में गुजरात को टिक कर दिया, उसका 5 लाख का नुकसान हो गया। तो अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर समुद्री सीमा लिए हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, धरातलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है कुल लंबाई। उसके बाद बात करते हैं हम भारत की जो सीमा रेखा है, किन किन देशों के साथ कितनी लंबी लंबी सीमा रेखाएं, ये भी परीक्षा के अंतर्गत कई बार पूछे गए सवाल आए हैं। बांग्लादेश, जो कि देखने में तो सीमा रेखा बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपने आप में विशाल सीमा रेखा है भारत के साथ। 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। चीन का 3,488 किलोमीटर है, पाकिस्तान का 3,323 किलोमीटर है, नेपाल का 1,751 किलोमीटर है, म्यांमार का 1,643 किलोमीटर है, भूटान का 699 किलोमीटर है, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी सीमा रेखा जो धरातल से अवरुद्ध है बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर है। पाकिस्तान यहाँ से आप देख ही रहे हैं, अफगानिस्तान ये है जो पाक अधिकृत कश्मीर के सहारे सीमा रेखा को लिए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की यहाँ पे लगी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 सीमा रेखा है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और दूसरी यलोसी है जो भी न्यायालय में लंबित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। दूसरा बात आती है कि यलोसी का निर्धारण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों, जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत के कई रियासतें थीं, 552 रियासतें थीं। वो अपने अपने आप को अलग अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि आप सब भारत देश के अंतर्गत शामिल होंगे। तो लगभग काफ़ी रियासतों ने मान लिया, 3 रियासत नहीं माने, एक जम्मू कश्मीर नहीं माने जहाँ के राजा हरी सिंह थे, एक जूनागढ़ जो ये गुजरात है यहाँ जूनागढ़ है, दूसरा एक हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश का एरिया है। ये 3 राजा विरोध कर गए, नहीं माने। जूनागढ़ के पास और हैदराबाद के पास वल्लभ भाई पटेल ने प्यार से समझौता किया, ये बेचारे मान गए। इनकी बात आती है हरी सिंह की, तो ये कहते हैं कि हम अलग रहेंगे, हमसे किसी से लेना देना नहीं है, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में जाएंगे। तो पंडित जी नेहरू जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया, और जैसे ये आक्रमण करता है, हरी सिंह भाग के दिल्ली आते हैं, बचाओ बचाओ का गुहार लगाते हैं।
भारत अपनी सेना लेके यहाँ पहुँचता है, तब तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका होता है, अधिकृत कर लेता है। इसीलिए जहाँ दोनों की सेनाएं मिलती हैं उस सीमा पर हम लोग कंट्रोलिंग कर लेते हैं और स्टे मिल जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वही यह ओसी बन जाती है। उसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। यही थोड़ी दूर पर 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को कुछ एरिया दे दिया, यह भी यहीं पर है। उसी की सीमा रेखा जो है AGPL है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है। यहाँ भारत और चाइना, पाकिस्तान तीनों सेनाएं यहीं पर है। सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है और सबसे ऊंचा प्रदेश है जहाँ युद्ध स्थल बना हुआ है, यहीं पर है। इसका ये पूर्वी क्षेत्र जो है अक्साई चीन है, चीन के कब्जे में चला गया है। लेकिन ध्यान रहे ये LAC है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके अंदर LAC आ गई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत की सीमा रेखा तिब्बत से थी, चाइना से नहीं थी। तिब्बत को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ का प्रधानमंत्री दलाई लामा वहाँ से भाग करके भारत के धर्मशाला में आकर अपना कार्यालय खोल रखा है और अपने देश का यहीं से कंट्रोलिंग करता है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्णतया चाइना को जो है अपने आगोश में ले रखा है, तिब्बत को अपने आगोश में चाइना ले रखा है। अब बात आती है नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की। तो ये देखिए नेपाल की जो ये सीमा रेखा है ये खुली सीमा रेखा है, लेकिन छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। अभी तक के 54 स्थानों पर लक्षित हैं जहाँ जहाँ कुछ हेक्टेयर से लेके कुछ किलोमीटर तक के एरिया को विवादित घोषित किया गया है। आपस में तू मैं हो जाया करता है, लेकिन हम दोनों लोग एक दूसरे से खुली सीमा रखे हुए हैं, कोई खास विवाद नहीं है। भूटान की बात आती है तो भूटान भी बेचारा हम लोगों का प्रिय साथी देश है। ये भी इतना शांत देश है, बौद्ध धर्मिष्ठ देश है कि यहाँ पर की जो विदेश नीति है, विदेशी सुरक्षा सेवाएं हैं, वो सब हमारे भारत के हाथ में है। इसलिए हमारी इसकी सीमा रेखा पर कोई फालतू का विवाद नहीं है, ओपन सीमा रेखा है। म्यांमार की बात आती है तो म्यांमार की ये जो सीमा रेखा है ये भी शांत प्रिय है, खास कोई विवाद नहीं है। थोड़े मोटे कुछ फ्रंट लाइन्स उल्फा उग्रवादियों के चलते यहाँ पर विवाद देखे जाते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं होती है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा ये इस BSF के अंडर में है। 1 किलोमीटर के अंदर BSF कंट्रोल करती है, उसके बाद यहाँ की पुलिस कंट्रोल करती है। जितने राज्य हैं वो सब अपना अपना कंट्रोल करते हैं। हमारा और बांग्लादेश का विवाद केवल और केवल यहाँ पर नए नए बन रहे द्वीप पर है, जो गंगा सागर में सुंदरवन के डेल्टा के सहारे गंगा सागर लगा हुआ है। गंगा नदी वहाँ पर ला करके नए नए अवसाद का जमाव करती है, तो नए नए द्वीप का जन्म हो जाता है। उस द्वीप पर कब्जे को लेकर के भारत और बांग्लादेश आपस में लड़े जाते हैं। न्यू मूर द्वीप अभी लेटेस्ट यहाँ बना हुआ है, जिसकी विवाद हमारे और इनके बीच चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जलीय सीमा के अंतर्गत यहाँ पर विवाद चल रहा है। एक सर क्रीक है, क्रीक का मतलब होता है खाड़ी का पतला छोटा सा नहर जैसा, नदी जैसा आकृति लिए हुई है। जलीय खाड़ी क्षेत्र को क्रीक कहा जाता है। ये 90 किलोमीटर लंबी खाड़ी है, यानी क्रीक है, सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। इसका विवाद बना हुआ है, अभी तक हम लोगों ने समझौता नहीं किया। भारत का पड़ोसी देश है आपका श्रीलंका, इसका और हमारे बीच कोई खास विवाद नहीं चलता। यहाँ जाफना द्वीप को लेकर के छोटे मोटे विवाद चलते हैं। बाकी मछुआरे हमारे इनके क्षेत्र में चले जाते हैं, इनके मछुआरे हमारे क्षेत्र में चले आते हैं। तू मैं हो जाती है, जैसे गाँव में किसी के खेत में उनकी बकरी घुस जाए या उनकी बकरी उनके खेत में घुस जाए, तो तू मैं होता है, बस इतना है। मालदीव के साथ हमारा कोई खास विवाद नहीं है, वो समुद्री द्वीप समूह वाला देश है, वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अंडमान के आसपास में कोई खास विवाद देखने को नहीं मिलता है, पूर्णतः भारत के कब्जे में है। और ये भारत का एक ऐसा रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, उस खाड़ी को पूरा कंट्रोल इसी के माध्यम से किया जाता है। अब बात आती है कि भारत के ये जो जलीय सीमा में म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया आते हैं, किस रूप में आते हैं, क्यों आते हैं, इसको भी है जरा हम जान लें। साथियों, हम जानते हैं कि जो देश समुद्र सीमा लिए हुए हैं, जलीय सीमा लिए हुए हैं, निश्चित है वो जलीय सीमा कटा फटा होगा, उबड़ खाबड़ होगा। होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जल संधि के तहत ये माना गया
कि उस सीमा रेखा को सीधी रेखा से खींच लिया जाए, उसको आधार रेखा कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये आधार रेखा है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर हम जाएंगे। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल मील अगर हम अंदर जाएंगे तो वो अंदर का क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री जोन के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र में पूर्णतया पड़ोसी देश, जो जलीय पड़ोसी देश होते हैं, उसका कब्जा यहाँ पर भारत है। तो भारत का ये 12 नॉटिकल मील क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र का कुछ भी वस्तु जो भी है, चाहे जलीय क्षेत्र है, चाहे जलीय जीव वगैरह हों, चाहे सागर के अंदर भूमिगत खनिज संपदाएं हों, वो सब भारत के ही हैं। उस जल की सीमा में कोई देश आ नहीं सकता है। अगर आता है वो बिना पूछे आता है तो हम भी बिना पूछे उसको मार के भगा सकते हैं या मार के वहीं दफना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील अंदर जाते हैं समुद्र में, तो इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न क्षेत्र। ये भी उसी देश का ही क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र में वह मछली पालन कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, नए नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, मिसाइल का प्रयोग कर सकता है, कुछ भी करे वह उसी की सीमा के अंतर्गत आता है। कोई देश यदि वहाँ कब्जा करना चाहता है तो उसके एवज में हम दो हाथ कर सकते हैं। फिर ये आधार रेखा से हम 200 नॉटिकल मील अंदर जाते हैं समुद्र में। 200 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर जब जाते हैं तो उस क्षेत्र को अनन्य आर्थिक जोन के नाम से जाना जाता है। ये अनन्य आर्थिक जोन जो है पड़ोसी देश भारत जैसे है, तो भारत का ही ये क्षेत्र माना जाएगा। यहाँ पर मछली पकड़ना है, खनिज संपदा का विदोहन करना है या वहाँ समुद्री कोई भी प्रयोग करना है, उसी का माना जाएगा। इस पर किसी देश का कोई अवैध कब्जा नहीं हो सकता है। अगर वो आता है तो हम उसे प्यार से समझा करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ब्यौरा बता करके उसको वहाँ से विदा कर सकते हैं। उसके बाद का ये जो सागरी क्षेत्र है, ये खुला सागरी क्षेत्र है। इस पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई भी देश आए, भ्रमण करे, टहले, चले जाए। इस हिसाब से ये जो 3 रेखाएं बन रही हैं, आधार रेखा, प्रादेशिक समुद्री रेखा, संलग्न रेखा और अनन्य आर्थिक जोन रेखा, ये रेखा अगर किसी द्वीप समूह के चारों तरफ अगर हम बनाने लगे तो ये रेखा जाके दूसरी देश की रेखा से मिलेगी या टकरा जाएगी। तो वहाँ पर जब टकराएगी तो समझौता बीचों बीच कर लिया जाएगा, नहीं टकराएगी तो पड़ोस तक पहुँच जाएगी तो पड़ोसी देश मान लिया जाएगा। इस हिसाब से थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं। बात आती है यहाँ पर भारत की जो सीमा रेखा है, ये इसकी लंबाई की, तो सबसे बड़ी सीमा रेखा ये है बांग्लादेश, फिर चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। ये तो आप देख ही रहे हैं। अब ये एलएसी का जो ये विवाद चल रहा है, इसको कैसे समझौता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि यूपी और बिहार की महिलाओं को वहाँ ले जाकर के बसा दिया जाए, इनके गरीब परिवारों को वहाँ पर बड़े आराम से बसा दिया जाए। जैसे धारा 370 हटाया गया है, उसके तहत यहाँ के मजदूर वहाँ जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, रहने लगे। अब जानते हैं कि गाँव में ये लोग कैसे रहते हैं। गोबर ले जा कर के बॉर्डर पे पथाई होती है, कंडे बनाए जाते हैं, तो उस कंडे को उधर रख दिया जाएगा, वो वाले इधर रख देंगे, तो कंडा पातते पातते उनकी सीमा में घुस जाएंगे, वो वाले इधर घुस जाएंगे। तो निश्चित है भारत की जब वहाँ महिलाएं पहुँचेंगी यूपी बिहार की, तो कंडा पातते पातते पूरा एरिया कब्जा कर लेंगी। अब बाद में सीमा रेखा एलओसी यहाँ के बजाय अंदर घुस जाएगी। पाकिस्तान को हम सिकोड़ सकते हैं, लेकिन ये समीकरण अपनाना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं है, हल्के मत लीजिएगा। तो साथियों, ये हमारा भारत की सीमाएं हैं और उसकी जो है लंबाई है। ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछा गया है। मैं जब से इलाहाबाद में परीक्षाएं दे रहा था तब से इसके बारे में अक्सर रटा करता था, भूल जाया करता था। सो आज आपके लिए ये हाजिर है। धन्यवाद।